ऑपरेशन ट्राइडेंट एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को नेस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को घुटनों के बल ला दिया था। यही वो ऑपरेशन था जिसकी विजय के बाद हम हर साल 4 दिसंबर को नेवल डे मनाते हैं। अभी ऑपरेशन क्या था और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, भारतीय नौसेना की बात की जाए तो भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेवीज के अंदर की जाती है। ये काफी सारे रीजन से, इसमें से एक रीजन ये भी है कि भारतीय नौसेना ने जिस भी ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो सारे ऑपरेशन सफल रहे हैं और उसमें एक सबसे बड़ा ऑपरेशन है ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था और पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरीके से हमने नस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का कराची पोर्ट 7 दिनों तक जलता रहा था, जिसकी यादें आज भी पाकिस्तान के जहन में है। आइए जानते हैं कि हम 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे क्यों बनाते हैं। 1971 इंडो पाक वॉर, एक ऐसा वॉर जिसने बांग्लादेश की नींव रखी। ये वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान का ही एक हिस्सा, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहां के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। रीजन था पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस हिस्से को पूरी तरीके से इग्नोर करना और पाकिस्तानी आर्मी का यहां के लोगों पर बेहिसाब अत्याचार करना, नरसंहार करना। यहां के लोगों ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद करी। यही मेन रीजन था पाकिस्तान और इंडिया के बीच के वॉर का, जो कि 1971 के अंदर हुआ था। इस वॉर का नतीजा क्या निकला हम सभी जानते हैं। इस वॉर ने पाकिस्तान को फिर से याद दिला दिया कि वो भारत से कभी नहीं जीत सकता है और पाकिस्तान ने ऑफिशियली भारत के सामने सरेंडर किया। पर इस वॉर को जीतने में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे देश की नेवी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत हुई कहां से, यह जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट सामने आता है। वो है हमारे भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। होता यह है कि रॉ के चीफ जो उस समय थे RN काव, रॉ के चीफ RN काव को यह पता लगा कि अगर हमें पाकिस्तान से जीतना है तो हमें पाकिस्तान के नेवल बेस, जो कि उस समय कराची के अंदर सबसे बड़ा नेवल पोर्ट था, सबसे बड़ा नेवल बेस था, पाकिस्तान के सारे शिप्स वहीं पर होते थे, वहां पर अटैक करना जरूरी था। पर सबसे बड़ी समस्या यह होती है, जब भी आप किसी ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, ये जानना जरूरी होता है कि जिस जगह पर आप अटैक करने जा रहे हैं उस जगह की पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर कराची पोर्ट पर अटैक किया जाना है तो कराची पोर्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वहां का ड्राइंग होने चाहिए, पिक्चर्स होने चाहिए, स्केचेस होने चाहिए। ये पता लगाना जरूरी हो जाता है कि उनके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स है और कौन कौन से शिप्स हैं। बिकॉज जब भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो वो इंफॉर्मेशन के आधार पर ही बनाई जाती है। और याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट वेपन। इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा हथियार होता है। अब इस इंफॉर्मेशन को पाने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि इंटेलिजेंट तरीके से हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ वहां की इंफॉर्मेशन को लेकर आए। और रॉ के उस समय के चीफ थे RN काव। RN काव ने अपने सहयोगी, जिनका नाम था शंकरन नायर से बातचीत की और इस बातचीत के द्वारा एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा गया। प्लान कुछ इस तरीके का था कि कराची पोर्ट के अंदर भारतीय रॉ के 2 जासूसों को भेजा जाएगा और वो वहां के पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स को क्लिक कर कर लेकर आएंगे। पर समस्या ये थी कि उन्हें वहां पर भेजा कैसे जाए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। उस समय पूरी तरीके से सिचुएशंस बन चुकी थी कि भारत और पाकिस्तान का वॉर होने ही वाला है और पाकिस्तान को भी यह पता था कि कराची पोर्ट उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्ट के ऊपर उन्होंने निगरानी बढ़ा दी थी। अमेरिकन गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को मदद कर रहा था। पाकिस्तान ने कराची पोर्ट में अमेरिका की मदद से एक बहुत ही हाईटेक सर्विलियंस सिस्टम लगाया हुआ था। अब ये सर्विलियंस सिस्टम कहां लगा था यह जानना भी बहुत जरूरी था। पाकिस्तान की मदद शुरुआत से अमेरिका करता है और इस समय पर भी अमेरिका ने मदद की थी इस सर्विलियंस सिस्टम को देकर। पर सर्विलियंस सिस्टम कहां लगा है यह जानना भी जरूरी था और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जानना जरूरी थी। पर समस्या यह आ रही थी कि कैसे इस पोर्ट के अंदर रॉ के एजेंट्स को भेजा जाए। पर एक मौका मिला शंकरन नायर को उनके एक एजेंट जो कि बॉम्बे के अंदर थे, उन्होंने यह बताया कि एक डॉक्टर है जो कि पारसी है, जो बेसिकली कुवैत से भारत आता है, वो पाकिस्तान में भी व्यापार करता है, उसके थ्रू पाकिस्तान के कराची पोर्ट में जाया जा सकता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये डॉक्टर भारत के कस्टम डिपार्टमेंट के सर्विलियंस के अंदर भी था। इसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया था भारत के कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि इसके जो शिप्स थे
उन शिप्स के अंदर ये काफी महंगे गुड्स ले जाता था और बिना बताए भारत को टैक्स दिए बिना बताए इन चीजों की सप्लाई कर रहा था। अब भारत के कस्टम डिपार्टमेंट में इसका एक केस चल रहा था और भारत के कस्टम डिपार्टमेंट ने इस पे बहुत बड़ा जुर्माना लगाया था। जुर्माना काफी बड़ा था, इतना बड़ा था कि वो पारसी डॉक्टर इसे सहन नहीं कर सकता था। और यही एक मौका मिला नायर साहब को। नायर साहब को समझ में आ गया कि इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। नायर साहब ने कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर बात करी और बात करके यह तय किया कि जो भी पैसा उस व्यक्ति को भरना है, जो पारसी डॉक्टर है, उन्हें जो भी जुर्माना भरना है वो रॉ के सीक्रेट फंड से दे दिया जाएगा और क्यों ना इस मौके को भुनाया जाए। इसके बाद नायर साहब पारसी डॉक्टर से मिलने गए उसके क्लिनिक में। क्लिनिक में जाने के बाद उन्होंने उससे बात करी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये जुर्माना हम भरे या केस तुमसे हटा लिया जाए तो तुम्हें हमारे काम करना होगा। काम छोटा सा है, हमारे 2 लोगों को तुम्हें अपने जहाज में पाकिस्तान के कराची पोर्ट तक ले जाना है, सिर्फ तुम्हें यह काम करना है। डॉक्टर साहब ने पूछा कि ये 2 लोग कौन हैं, ये मुझे बताइए। तो यहां पर नायर साहब ने जवाब दिया कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा सिर्फ काम यह है कि तुम उन 2 लोगों के नाम याद रखो। उनके नाम कुछ इस तरीके के उन्होंने बताया, एक नाम था रॉड और दूसरा नाम यहां पर दिया गया मोरियाट्री। अब हालांकि ये दोनों जो नाम थे वो अलग थे, ये कोड नेम थे। तो रियल नाम था, रॉड का नाम था राव, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर रॉ के अंदर ही नेवल डिपार्टमेंट के अंदर थे, एक नेवल असिस्टेंट थे। इसके बाद अगर बात की जाए मोरियाट्री, बेसिकली इनका नाम था मूर्ति, जो कि रॉ के फोटोग्राफी स्पेशलिस्ट थे, ताकि किसी भी एंगल से पिक्चर्स को क्लिक किए जा सके। इन दोनों लोगों को बिठाकर ले जाना था उस पारसी डॉक्टर को सबसे पहले भारत से कराची पोर्ट और कराची पोर्ट से कुवैत। अब इस मिशन को अंजाम देना काफी मुश्किल तो था, पर यह मिशन बहुत ज्यादा जरूरी था। अब अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये पिक्चर है कराची पोर्ट का। ये पोर्ट कुछ इस तरीके का है कि आने के लिए सिर्फ ये एक ही जगह है। अब वो समय आ जाता है जब दोनों एजेंट्स इस शिप के अंदर सवार हो जाते हैं और कराची पोर्ट के अंदर चले जाते हैं। कराची पोर्ट के अंदर जाने के बाद वो यहां पर पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। यहां पर बहुत सारी बातें उन्हें पता लगती है। एक सर्विलियंस सिस्टम दिखता है, उसके पिक्चर्स क्लिक किए जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि सीधा सीधा अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की है। सर्विलियंस सिस्टम एक्चुअली वो सिस्टम्स होते हैं जो किसी भी तरीके के खतरे को भांप लेते हैं। कोई शिप अगर आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, वो पहले ही आपको बता लेंगे और आप पहले से सचेत हो जाते हैं। इसलिए ये फोटोग्राफ्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। यहां पर 2 से 3 बातें और पता लगी कि इस पोर्ट पे एक रनवे भी है और यह भी पता लगा कि एक ऐसा जगह है, ये पूरा प्लेस जिसे कमारी के नाम से जाना जाता है, यहां पर बहुत सारा फ्यूल रखा हुआ है। जितना भी फ्यूल होता है जो कि काम आता है उनके शिप्स को चलाने में, वो सारा का सारा यहां पर रखा हुआ है। ये सारे फोटोज को प्रॉपरली उन दोनों एजेंट्स ने क्लिक करा। एक बड़ी मजे की बात यह है कि जब पाकिस्तान पोर्ट के, कराची पोर्ट के कुछ ऑफिसर्स उनके कैबिन की चेकिंग के लिए जा रहे थे, तो डॉक्टर ने यह कह दिया कि इन दोनों को चिकन पॉक्स है, जिसके कारण उनके कैबिन की चेकिंग नहीं हुई। अदरवाइज होता है कि आप कैमरेज नहीं ले जा सकते हैं, बहुत सेंसिटिव जोन था, वॉर का समय चल रहा था। उसके बाद ये जहाज पाकिस्तान के बाद कुवैत पहुंचा। कुवैत से सारे पिक्चर्स दिल्ली पहुंचाए गए और दिल्ली पहुंचने के बाद पूरी तरीके से प्लान कर लिया गया कि किस तरीके से समय आने पर कराची पोर्ट के ऊपर अटैक किया जा सकता है। पर समस्या सबसे बड़ी यह थी कि क्या हम आगे से अटैक कर सकते हैं, क्या ये परमिशन हमें मिलेगी, क्योंकि 1965 के टाइम ऐसा नहीं हो पाया था। उस समय के नौसेना प्रमुख SM नंदा जी ने इस मिशन के बारे में इंदिरा गांधी जी से बात करी और पूछा कि क्या हम आगे से हमला कर सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने कुछ देर सोचकर कहा, अ वॉर इज अ वॉर। और SM नंदा जी समझ गए कि हाँ, उन्हें परमिशन मिल गई है और आगे कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम कराची पोर्ट के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब सारी चीजें तय हो चुकी थी। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के कई एयरफील्ड्स पर हमला भी किया और वह समय आ गया था जब इस मिशन को अंजाम दिया जा सके। इस मिशन के लिए, पूरे मिशन को लीड करने के लिए चुना गया कमांडर बबरूहान यादव जी को। कमांडर बबरूहान यादव जी ने इस मिशन की पूरी कमांड संभाली और इस मिशन को दिया गया 25 मिसाइल बॉट स्क्वाड्रन को। यह पूरी स्क्वाड्रन रशिया के अंदर ट्रेनिंग लेकर आई थी। इस स्क्वाड्रन के अंदर 3 मिसाइल बोट्स थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। ये तीनों मिसाइल बोट्स थी। पहली थी INS निपट, दूसरी INS निरगढ़, तीसरी थी INS वीर। ये विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स थी जो कि रशिया की ओसा 1 क्लास का इंडियन वेरिएंट था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरी स्क्वाड्रन रशिया में ट्रेनिंग लेकर आई थी
और इस स्क्वाड्रन का क्रू पूरी तरीके से रशियन बोलने में ट्रेन था। इसलिए जो भी बातें इस मिशन के दौरान वो कर रहे थे वो पाकिस्तानियों को अगर सुनाई भी देती तो उनके लिए इंटरसेप्ट कर पाना काफी मुश्किल था, और इंटरसेप्ट अगर वो कर भी लेते तो उसको समझ पाना उनके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि पूरा क्रू रशिया में काफी लंबी ट्रेनिंग लेकर आया था और ये जो बातें कर रहे थे पूरे मिशन के दौरान वो रशियन लैंग्वेज के अंदर ही कर रहे थे। अब इस पूरे मिशन के अंदर जिन मिसाइल्स का, जिन वेपन्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है उनमें से एक वेपन है, याद रखिएगा, स्टैक्स मिसाइल। इन मिसाइल्स के द्वारा ही इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया और यह पहला मिशन था जिसमें एंटी शिप मिसाइल का यूज किया था भारतीय नौसेना ने डायरेक्टली किसी दूसरी नेवी के खिलाफ, किसी दूसरे देश के खिलाफ। अब आता है मिशन का दिन। मिशन को अंजाम देने के लिए सीधी सीधी बात यह थी कि दिन में इस मिशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता, इस मिशन को रात में अंजाम दिया जा सकता है, बिकॉज पाकिस्तान के पास जो बॉम्बर्स थे, जो एयरक्राफ्ट थे जिनके अंदर ये क्षमता थी कि वो बॉम्ब्स को गिरा सकते हैं, उनके पास नाइट विजन नहीं था, वो रात को काम नहीं कर सकते थे और यही तय किया गया कि इस मिशन को रात में अंजाम दिया जाएगा। रात के समय कराची पोर्ट से लगभग 250 नॉटिकल माइल्स दूर इन शिप्स को तैनात कर दिया गया। दिन में जाकर ये शिप्स यहां पर तैनात हो गए और इंतजार करने लगे रात का। रात को तकरीबन 10:30 बजे इस मिशन की शुरुआत की गई। समय था कि कराची पोर्ट को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। इन तीनों शिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट शिप की अगर मैं बात करूं वो था INS निर्गट। INS निर्गट आगे बढ़ता है और उसे पाकिस्तान का एक डिस्ट्रॉयर मिलता है जिसका नाम था PNS खैबर। PNS खैबर पाकिस्तान का एक डिस्ट्रॉयर था जिसकी पोजीशन काफी मजबूत थी। उस समय पर आप कराची पोर्ट से देखिएगा, कराची पोर्ट को पूरी तरीके से वो सिक्योर कर रहा था और इसी निगरानी के अंदर इसी टोह को लेने के लिए वो गए थे कि क्या कोई दूसरा शिप यहां पर है तो नहीं, और अगर है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पर वो इस मिशन को अंजाम दे, वो इससे पहले हमारे शिप्स को डिस्ट्रॉय करें। यहां पर INS निर्गट से एक मिसाइल छोड़ी गई जो कि PNS खैबर के राइट साइड के ऊपर लगी। राइट साइड पे जब वो लगी तो उसके निचले हिस्से को, गैली के नीचे पूरे हिस्से को तबाह कर दिया उसने, और पूरे गैली के अंदर अगर मैं पूरे शिप की बात करूं तो पूरा शिप धुआं धुआं हो गया। INS खैबर, PNS खैबर के अंदर जो क्रू था, जो ऑफिसर्स थे, उनको यह लगा कि भारत के किसी एयरक्राफ्ट ने मिसाइल को दागा है या कोई बॉम्ब को गिराया है, और इसीलिए उन्होंने गलत मैसेज पहुंचा दिया पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर के अंदर कि हमारे ऊपर हमला तो हुआ है पर वो एयरक्राफ्ट से हुआ है। और अपनी पोजीशन भी उन्होंने गलत बताई। गलत क्यों बताई? बिकॉज शिप के अंदर इतना धुआं आ गया था कि वो सही पोजीशन नहीं बता पा रहे थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारे INS निर्गट ने एक और मिसाइल दागी जो कि उसके बॉयलर में लगी और ये जहाज पूरी तरीके से तबाह हो गया। जहाज सिंक हो गया और लगभग 200 लोग जो इस जहाज के अंदर सवार थे उनकी मृत्यु हो गई। और अगर मैं प्रॉपर आंकड़ों की बात करूं तो यह आंकड़ा लगभग 222 का था और पहली सफलता भारतीय नौसेना को यहां पर मिली। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और वहीं पर हमारे एक और दूसरे जहाज INS वीर ने एक शिप को इंटरसेप्ट किया। यह शिप था PNS मुहाफिज। PNS मुहाफिज के ऊपर INS वीर ने 2 मिसाइल्स फायर किए और इस शिप को बिल्कुल भी समय नहीं मिला और मिसाइल लगते ही यह जहाज पूरी तरीके से तबाह हो गया। और इसके बाद यहां पर PNS शाहजहां को भी तबाह कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि कराची पोर्ट के अंदर वो हिस्सा जहां पर उनका फ्यूल रखा है, जहां पर उनके टैंक्स रखे हैं, जहां पर उनका ईंधन रखा है, उसे तबाह कर दिया जाए। देखिए, अगर मैं विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स की बात करूं तो ये मिसाइल्स इसलिए चुनी गई थी, ये बोट्स को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये काफी स्पीड में चल सकती हैं। 40 नॉटिकल माइल्स इनकी स्पीड थी, मतलब मिशन को अंजाम देकर ये काफी जल्दी आ सकती थी, इसीलिए इन्हें यहां पर चुना गया था। अब बारी थी INS निपट की। INS निपट को यह पता था कि उसे एक ऐसा टारगेट लगाना है जिससे कराची एयरपोर्ट के अंदर आग लग जाए, और अगर कराची एयरपोर्ट में आग लग गई तो उनका जो पूरा एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रॉक एजेंट्स ने पहले यह पता लगा दिया था कि केमारी वो जगह है जहां पर सारे का सारा फ्यूल रखा है, सारा का सारा ईंधन रखा हुआ है, और INS निपट ने यही किया। उसने पहली मिसाइल दागी पर पहली मिसाइल अपना निशाने से चूक गई। उसके बाद INS निपट ने दूसरी मिसाइल दागी और दूसरी मिसाइल निशाने पर लगी और वहां के एक फ्यूल टैंक में आग लग गई। उसके बाद जितने भी फ्यूल टैंक्स उस पूरी एरिया के अंदर थे, सारे फ्यूल टैंक्स में आग लग गई और कराची एयरपोर्ट जलने लगा। यह आग 7 दिनों तक चलती रही लगातार। 7 दिनों तक पाकिस्तानी इस आग को बुझाने की कोशिश करते रहे और इस तरीके से इस पूरे मिशन को अंजाम दे दिया गया। और अंजाम देने के बाद हमारे भारत के जो तीनों मिसाइल बोट्स थी वो वापस भारत के अंदर आ गई
और इस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया और 4 दिसंबर वो दिन बन गया जिस दिन को हम भारत का नौसेना दिवस मनाते हैं और यही वीर गाथा है भारत के नौसेना की। तो ये पूरा मामला था, ये पूरी चीजें हुई। उसके बाद इसके कुछ आफ्टरमेट्स भी देखने को मिले। इसके बाद पाकिस्तानी ने गुजरात के हमारे एयरफील्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करी, हालांकि हमें उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद एक बड़े मिशन को भी अंजाम दिया गया जो था ऑपरेशन पाइथन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर आगे की कहानी यह है कि हमने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को इस एरिया से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया भारत के शिप्स ने। और अगर हम इस एरिया की भी बात करें तो यहां से भी हमने पाकिस्तान के जितने भी शिप्स हैं उनको आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया। पाकिस्तान के शिप्स बांग्लादेश की मदद के लिए यहां से यहां नहीं जा सकते थे और हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से पूरी तरीके से काट दिया। इस मिशन के अंदर रशिया ने हमारी हेल्प भी करी और अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प करी थी। यही वो रीजन है कि हम 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। आई होप आपको इस समझ में आया होगा कि हमारी भारतीय नौसेना कितनी ताकतवर है। आज भी हमारी भारतीय नौसेना दुनिया की उन नौसेनाओं में शुमार है जिनकी गिनती दुनिया की टॉप नेवल फोर्सेस के अंदर की जाती है। तो ये थी हमारी भारतीय नौसेना के वीरों की कहानी। मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।